बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कार सरकार प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट फैसल अजीज भट्ट। नाज़रीन, चाइनीज इंजीनियर्स के कत्ल के बाद पाकिस्तान में चाइना के जो लोग मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो 500 के करीब चाइनीज पाकिस्तान में डिफरेंट तंसीबात पर अपनी खदमात अंजाम दे रहे थे, उन्होंने काम फिलहाल रोक दिया है। इस पे आज तफसीली बात करेंगे। दूसरा एक इशू ये है जो आपने भी सुना है और देखा है कि अदलिया और एग्जेक्टिव्स के दरमियान एक फासला आ गया है और एक सवाल पैदा हो गया कि एग्जेक्टिव जो हैं वो अदलिया में उनके फैसलों के हवाले से नजरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। उसमें वजीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपकी खिदमत में रखूंगा, आपकी खिदमत में बताऊंगा कि इस मुलाकात के बाद आइंदा आने वाले वक्त में जजेस के तरफ से लिखे गए खत के हवाले से ड्रॉप सीन क्या होने वाला है। मैं इसके अलावा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान का अहम तरीन मसला जो है वो महंगाई तो है ही, ये तो तय। दूसरा अहम तरीन मसला मईशत है। इन दोनों से जो बहुत बड़ा मसला है वो हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से दरअंदाजी है और हमारे हमसाया ममालिक हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। हाँ, वो हमसाया ममालिक कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और उसमें क्या काम हो रहा है, उस पर आज तफसीली बात करेंगे। तो काइंडली आपने पूरा प्रोग्राम देखना है मेरे साथ आज मेहमान के तौर पे एक इंतहाई अहम और हसास इदारे के सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऑपरेशन जंगों में हिस्सा लिया, जिन्होंने बहुत सारा वक्त अपनी जिंदगी का इंटेलिजेंस के इदारे को भी दिया, उनसे भी पूछेंगे कि इन मसाइल का हल क्या है। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान इस वक्त मुखी की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान के एक साइड पे ईरान वाकया है, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान वाकया है, तीसरी साइड पे इंडिया वाकया है। ये तीन साइड और तीन ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि हमारे दुश्मन मुल्कों को इस बात की तौकीयत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चाराजोई करना चाहें तो वो उनके लिए हाजिर हैं। हम शुरू करेंगे भारत से। भारत का इस वक्त इलेक्शन का दौरा है। इलेक्शन के दौरे की वजह से नरेंद्र मोदी जो जिनका ताल्लुक आरएसएस से है, मैंने आपको एक पिछले प्रोग्राम में बताया था, अगर आपको याद हो, कि मैं आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस में कब और किस तरह शामिल हुए। नरेंद्र मोदी ने 7 साल की उम्र में नाज़रीन आरएसएस को ज्वाइन किया। आरएसएस एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है। ये वो तंजीम है जो ना सिर्फ हिंदुइज्म के इलावा जितने भी मज़ाहिब हैं जिसमें ईसाई, मुसलमान और खास तौर पर मुसलमान, उनके खिलाफ ये बिल्कुल जारहाना कार्रवाइयां करते हैं। उनको उनके हकूक जो हैं उनको पामाल करते हैं, उनके घर जला देते हैं, उनके जिंदा लोगों को कत्लो गारत करते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ते नहते नमाजियों को जो है वो अपनी ताब का निशाना बनाते हैं। मगर क्योंकि नरेंद्र मोदी का ताल्लुक आरएसएस से है तो इसलिए वो किसी भी कानूनी चाराजोई से महफूज रहते हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी ने 7 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन की। आरएसएस ज्वाइन करने के बाद नरेंद्र मोदी दर्जा बदर्जा काम करते रहे अपनी पार्टी में, अपनी तंजीम में। इवन के आरएसएस का जो ऑफिस था उसमें एज ए टी बॉय भी काम करते रहे। ये अहम तरीन इंकशाफ है। उसके अलावा जब आरएसएस ने हिंदुस्तान में पंजे गाड़ लिए और अपना लोहा मनवा लिया तो उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी का दाग बेल भी डाल दी। सियासी पार्टी का नाम बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी उसका नाम है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का जो पहला हेड ऑफिस कायम हुआ उसमें नरेंद्र मोदी सफाई सुथराई का काम करते थे, यानी कि ऑफिस बॉय थे। जिस तरह के पाकिस्तान में तो ऐसी मिसाल देखे और ढूंढे नहीं मिलती कि अगर कोई ग्रॉस रूट लेवल पे कोई बंदा है और वो तरक्की करके अगर आला ईमानों में आना चाहता है, ताकतवर ईमानों में, तो उसको नहीं आने दिया जाता। इसकी मिसालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। बहरहाल हम अभी पाकिस्तान की बात नहीं करें, हम इंडिया की बात करें। नरेंद्र मोदी ने अपनी अनथक मेहनत और अपने मुसलमान मुखालिफ रवैया और सरगर्मियों की वजह से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में मुकाम बना लिया। जब उसमें मुकाम बना लिया तो उन्हें इलेक्शन लड़वाया गया। इलेक्शन लड़ते लड़ते भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार गुजरात से, मैं शॉर्ट सुना रहा हूं आपको, गुजरात से उन्हें बतौर वजीर आला मुंतखब कर लिया। यह पहला वाकया था बतौर वजीर आला नरेंद्र मोदी का। जब वो वजीर आला मुंतखब हुए तो उन्होंने
भारत में 2000 के करीब मुसलमानों के घर जला दिए और 2000 से जायद मुसलमानों का कत्ले आम किया। जब कत्ले आम किया तो उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूं। आपने मेरे साथ रहना है। इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी सिक्योरिटी फोर्सेस में सर्व की। उनसे पूछते हैं कि हमारे सरहदी इलाकों में जो मामलात हैं उनसे निपटने की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर तूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। तूर साहब, इस वक्त पाकिस्तान को मुख्य लड़ाई लड़ना पड़ रही है। ईरान से भी कशीदा है तलकात, अफगानिस्तान से भी कोई नाखुशगवार है तलकात, और इंडिया तो हमारा असली दुश्मन है। आप इसमें आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, आपने बहुत सारा इटसेल्फ जाके मौके पे जंगे लड़ी हैं और बॉर्डर्स पे रहे हैं, यानी कि आप तो आप जरा बताएंगे कि इस जो बॉर्डर पे हमारे दुश्मन बैठे हैं इनसे निपटने की हिकमत अमली पाकिस्तान को क्या इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, ये तो सीधी सादी बात है कि आपको अपना जो कौमी मुफाद है उसको पेश नजर रखना चाहिए, और हमें समझौते करने की आदत है कौमी मुफाद पर, वो नहीं होने चाहिए। ये किन समझौते की आप बात कर रहे हैं तूर साहब? मैं कह रहा हूँ कंप्रोमाइज, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, कि आप जब सजाएं देने की बारी आती है तो आप सजाएं नहीं देते, आप छोड़ देते हैं, एमनेस्टियां दे देते हैं, हेलीकॉप्टर भेज के बुलाते हैं उनको जिन्होंने आपके फौजियों को कत्ल किया हुआ है। फिर आपके सियासतदान फैशन समझते हैं ये कहना कि हम फौजी ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो इससे जो आपके मुल्क के अंदर तखरीबकारी कर रहे हैं और आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ही नहीं, वो आपके शहरियों पे भी हमले करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारी है ना जी? ये वो भी आपके हैं, लेकिन मैं एक उनके हमलों की रेंज में बताना चाहता हूँ। उसका जो फैलाव है वो आम शहरियों तक भी है, उनको भी अगवा किया जाता है, उनको भी कत्ल किया जाता है जी। आपके पुलिस वाले कत्ल हुए हैं, वकीलों पर हमले हुए हैं। तो इनको जब हम पकड़ के अदालत के कटहरे में लाते हैं तो ज्यादा रुझान इनको छोड़ देने का होता है। ये कोई अदालती निजाम में प्रॉब्लम है जी? जी, हमारे निजाम इंसाफ में सख्त प्रॉब्लम है, और मैं पहले भी निशानदेही कर चुका हूँ कि हमारे निजाम इंसाफ में यूरोप के निजाम इंसाफ के बरअक्स, और जिन्होंने ये निजाम इंसाफ बनाया उनके अपने मुल्क के निजाम के बरअक्स, हमारे यहाँ पुलिस की गवाही को काबिल इतना नहीं समझा जाता और उस पर यकीन नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर अदालत के सामने या सरकारी अफसर के सामने झूठ बोल देने को कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता, सजा बहुत मामूली है, और बहुत सारी कचहरियों से आप रिकॉर्ड निकलवा लें, पिछले 50 साल में किसी को नहीं हुई। तो अब जबकि अमेरिका में अदालत के सामने या पुलिस अफसर के सामने झूठ बोलने को फेलोनी कहा जाता है, और फेलोनी का मतलब बहुत संगीन जुर्म है। तो इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में पुलिसमैन की गवाही जो है वो बहुत ज्यादा काबिल एतबार समझी जाती है, क्योंकि पुलिसमैन एक तो ट्रेंड है, और फिर उसकी मोटिवेशन है, और फिर उसकी सिलेक्शन है। आपने सोच समझ के एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी को पुलिस में रखा हुआ है, उसको ट्रेन किया हुआ है, और उससे आप समझते हैं कि वो उसका किरदार जो है वो अच्छी तरह तोला नापा गया है, लिहाजा उसकी गवाही जो है वो साहिब गवाही समझी जाती है। हमने एक उल्टा निजाम रखा हुआ है, और ये निजाम उन्होंने बनाया जिन्होंने अपने मुल्क के अंदर इसके बरक्स रखा। तो ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चला आ रहा है ना, और पुलिस एक्ट भी जो उसकी अमली शक्ल है वो पुराना ही है, और इसलिए यहाँ पर अदालतों में मुलजिम को सजा दिलवाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये है कि हम कहने को हमारे ताजीरात पाकिस्तान में लिखा होता है कि ये जुर्म नाकाबिले जमानत है, लेकिन ये बात हमारे मुंसिफ नहीं मानते। वो कहते हैं जी जज का इख्तियार है, वो हर किस्म के जुराइम पर जमानत दे सकता है। तो कौमी मुफाद के खिलाफ, अफवाज पर हमलों के खिलाफ भी हम जमानतें दे देते हैं, और मुलजिम जो हैं वो पाकिस्तान में दोहरी शहरियत का बड़ा रिवाज है, जो बाहर निकल जाए वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के तमाम निज़ाम के खिलाफ हरदा सराई पे कमर बांध लेते हैं, और आप उनके सामने बेबस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बाहर चला गया, और बाहर इसलिए गया कि जमानत आपने दी थी। तो ये मसाइल जो हैं इनको दूर करने की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट को जल्द से जल्द इन चीजों पर तवज्जो देनी चाहिए, और कानून के ये सुकम और निजाम इंसाफ की ये कमजोरियां दूर करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह की आपने बात की, सजाओं में एमनेस्टी दी जाती है या सजाओं में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, या कई दफा हमने रियासत को भी उनसे मुज़ाकरात करते देखा है दहशतगर्दों से, तो आप क्या समझते हैं कि वो वक्त की जरूरत नहीं होती, या खारजा पॉलिसी का वो हिस्सा नहीं होता, या वो हमारी कोई कमजोरी तस्वर की जाती है? देखिए, देखने वाले तो उसको आपकी कमजोरी ही तस्वर करेंगे। आपकी मसलहत जो भी हो
حکومت وقت جو ہوتی ہے وہ مصلحتوں سے کام لیتی ہے، لیکن اپنی مصلحت کے لیے، سیاسی دوام کے لیے وہ قوم کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے 1978 میں بھی کمپلیٹ ایمنیسٹی دے دی ان سب کو جن کو 4 سال لڑائی کر کے فوج نے گرفتار کیا، اور اس کے اندر فوج کی معاونت میں پولیس بھی تھی، پولیس نے بھی بہت سارے گرفتار کیے. وہ سب کے سب چھوٹ گئے، کسی ایک کو سزا نہیں ملی. تو جہاں سزا کا عمل ہے وہی کمزور پڑ جائے تو پھر یہ تو عام بات ہے کہ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کے حوصلے تو بڑھیں گے. آپ سندھ میں دیکھ لیں جو کچے کے علاقے کے اندر ہو رہا ہے، وہ کھلے عام چیلنج دیتے ہیں، اور ہم بلکہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں حکومت پاکستان کی ریٹ کا. گورنر سندھ نے کہہ دیا کہ کچے کے ڈاکو اگر گورنر آوزادے انہیں آئی ٹی کی تعلیم دی جائے گی اور عام معافی دے دی جائے گی. گورنر سندھ یہ استحقاق رکھتے ہیں؟ بالکل. میں تو یہ پھر کہوں گا کہ رموز مملکت خیش خسرو دانند، وہ خسرو ہیں آج کل، تو وہ اپنی مصلحت سے کام لے سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی رعایتوں سے معاشرے اور قوم کا فلاحی سطح پہ بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کو تقویت ملتی ہے، اور ہمارے ایک فیوڈل معاشرہ ہے، جاگیرداری نظام ہے، اور اس جاگیرداری نظام میں وہ آدمی بہت زیادہ معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل کر لیتا ہے جو جرائم کر کے بھی بچ جائے. جو سنگین سے سنگین جرم کرے اور اس کو سزا نہ ملے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، جیسے وہ شبنم ڈکیتی کیس والے لوگ تھے. جی تو وہ بچ گئے اتنا بڑا جرم کر کے، جبکہ اسلام کے اندر اس کی سزا 80 کوڑے تھی، لیکن اور سزائے موت بھی ہمارے نظام کے اندر دی جا سکتی تھی. بچ گئے. اب بچ گئے تو اس وقت کے خسرو نے اپنی مصلحت کے تحت چھوڑ دیے. چھوڑنے کے بعد کیا ہوا؟ ان کا اثر و رسوخ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا. ایک غریب جاگیردانی نظام کے پسے ہوئے عوام جو ہیں وہ اس قسم کے لوگوں پر اور زیادہ پھر ان کا یقین ہو جاتا ہے، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں. جب کوئی آپ کی مدد نہ کرے تو وہ اس قسم کے جرائم پیشہ سے ان کو رابن ہوڈ بننے میں مدد مل جاتی ہے. تو یہ جو نظام انصاف کا بے بس ہونا اور جرائم پہ لوگوں کو سزائیں نہ ملنا، یہ بہت بڑا عنصر ہے ہمارے معاشرے کی خرابی کا. اور پھر تذبذب رہا ہمیں بہت زیادہ، 70 سال سے زائد تو ہم تذبذب میں رہے کہ یہ ہم نے نظام ختم کرنا ہے یا نہیں. FCR کے تحت انگریزوں کا جو سسٹم تھا اس میں جتنے حکومت کو فوائد تھے یا حکومت کا پلہ بھاری رکھنے والی شکیں تھیں، ان کو ہم نے ان پر عمل کرنا بند کر دیا. لہذا قبائلیوں کو ہم نے کہا کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، جہاں آئیں جہاں رہیں، ان کی مرضی، اسلام آباد میں گھر بنائیں، لاہور میں بنائیں، کوئی پابندی نہیں ہے. صاحب پابندی تھی. آپ آرمی چیف کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی جو افغانی غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو پاکستان فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے، پر وہ مہم بھی اب مدھم پڑ گئی ہے؟ یہ فیصلہ کیسا تھا اور اس کا بھی ڈرا بیک کیا ہوا؟ میں اس کو ایک فیصلہ تو نہیں سمجھتا. فیصلہ تو وزیر داخلہ نے کرنا ہے یا وزیر اعظم نے کرنا ہے. آرمی چیف کی طرف سے ایک سجیشن تھی کہ ان کو نکال دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح تجویز تھی اور صحیح خواہش، اگر خواہش بھی تھی تو خواہش بڑی جائز تھی کہ جو لوگ قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں وہ تو چلے رکھے رہیں، لیکن جو قانونی طور پر حق ہی نہیں رکھتے یہاں رہنے کا، وہ کس کھاتے میں کھلے پورے ملک کے اندر دندناتے پھرتے ہیں اور پورے ملک کے اندر جائیدادیں خریدتے پھرتے ہیں اور جعلی آئیڈینٹی کارڈ بنا کے بزنس کر رہے ہیں اور اوپر سے جرائم میں شامل ہیں. جب جرم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں افغانستان یا ٹرائبل ایریا کے اندر. ہم نے ختم کر دیا ٹرائبل ایریا، بہت اچھا کیا. میرا خیال ہے 76 سال کے بہترین فیصلوں میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں کا اسٹیٹس ہے ختم کریں، ان کو ضم کریں. KPK میں ضم کر دیا، بہت اچھا کیا. لیکن ضم کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر سول حکومت کو اس کا نظام قائم ہی نہیں کیا. ابھی تک وہاں ہتھیار بند لوگ کھلے پھرتے ہیں اور وہاں سیاستدان کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. کلچر ہے تو قانون میں تبدیلی کر دو. آپ آئین کے خلاف کلچر کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ وہ ہتھیار کیسے رکھ سکتے ہیں جو فوجی نیچر کے اختیار ہیں؟ چلیں آپ نے ایک رائفل رکھ لی، آٹومیٹک رائفل رکھ لی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر لائسنس رکھنا غلط ہے. اور آپ 14.5 مشین گن جو ہوائی جہازوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یا ایک فوجی ہتھیار ہے، راکٹ لانچر ہے، اس میں بارود ہے، ہائی ایکسپلوسیو ہے، اینٹی ٹینک مائنے ہیں، موٹرز ہیں، 81 mm موٹرز ہیں جو توپ خانہ ہے، وہ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پر اب تو امریکن اسلحہ افغانستان میں بڑا وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ بڑا جدید اسلحہ ہے، تو وہ بھی تو استعمال ہو رہا ہے. یہ چائنیز پہ جو دوسرا تیسرا حملہ ہوا ہے اس میں سارا امریکن اسلحہ یوز ہوا ہے. تربت میں بھی امریکن ساخ کی اسلحہ یوز ہوا ہے اور یہ اس میں بشام میں بھی یہی اسلحہ یوز ہوا ہے. جی ہاں، تو ہمیں تو اپنے ملک کی فکر ہے نا. ہمیں اپنی سرحدوں کے اندر اس اسلحے کی موجودگی کو
संगीन जुर्म कहना चाहिए और है आपके कानून और आइन के तहत, और अमल दरामद करना हमारा काम है। हमारी पुलिस को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस मामले पर कोई कमजोरी या कमदिली नहीं दिखानी चाहिए। असलहा जो है, जो गैर कानूनी असलहा है, वो सरेंडर होना चाहिए, वो इनसे लेना चाहिए, वरना इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन फिर जायज है, फिर फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। और सिविल और फौजी इदारे जो हैं वो मिलकर एक कैंपेन चलाएं और असलहे से इन इलाकों को पाक करें। जिसके पास असला रखने का लाइसेंस है या जिसको हुकूमत लाइसेंस देती है, सिर्फ वही रखे, और हुकूमत को फौजी हथियारों का लाइसेंस नहीं देना चाहिए किसी को भी जो बड़े फौजी हथियार हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर है, 14.5 है, मोटर्स हैं, तोपें हैं, बारूद है, हाई एक्सप्लोसिव है, एंटी टैंक माइने हैं, ये भरे हुए हैं और इसी बारूद से ये धमाके करते हैं, जैसे अभी कल चाइनीज के वो बचे हुआ है। जी ब्रिगेडियर साहब, इधर मेरे पास एक ब्रेक का टाइम है, इसके बाद मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछना है, फिर उसके बाद जो है हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, इधर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था, ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिन किस तरह काबू किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि अब पाकिस्तान को जारहाना पॉलिसी किस तरह अपनाना होगी और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए किन इकदाम की जरूरत है? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि पहले तो निजाम इंसाफ की जो कमजोरियां हैं वो दूर की जाएं। उसके बाद मुल्क की सियासी जमातों को चाहिए कि आपस में इत्तेहाद रखें। इलेक्शन हार जाने के बावजूद मुल्क के मुफाद के नुक्ते पर सबका इत्तेहाद होना चाहिए और ये पॉलिसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को तरक्की देनी है और पाकिस्तान को महफूज रखना है। इसके लिए पॉलिसी तो बनी थी, नेशनल एक्शन प्लान बना था। नेशनल एक्शन प्लान को निकालिए, झाड़ पूछ कीजिए और उसको उसमें देखिए कि क्या किन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब जो सूरत हाल है और जो हमारा रीजन है, इसमें तनाजुर बदल चुका है और मौजूदा तनाजुर के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट करें। और जहां पर, और दूसरी बात यह है कि ये बात कि फौजी ऑपरेशन जैसे कोई गुनाह है, ये गलत है। इसकी लोगों को तालीम भी देनी चाहिए और सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि फौजी ऑपरेशन कोई गुनाह नहीं है। मुल्क की हिफाजत और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जहां फौजी ऑपरेशन की जरूरत हो वहां करना होगा और उसमें कोई नदामत नहीं होनी चाहिए और किसी को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पे फौजी ऑपरेशन नहीं होने जाएंगे। ये सियासी शोहरत के लिए तो बड़ा अच्छा बयान है, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए ये अच्छा बयान नहीं है। मुल्क की हिफाजत के लिए ये नुकसानदेह चीज है। आपको याद होगा कि पहले भी बहुत सारे मौकों पर इस किस्म के बयान आते रहे कि हम फौजी ऑपरेशन किसी सूरत नहीं होने देंगे, फिर करना पड़ा। सवात में जब सूफी मोहम्मद ने आपके मुल्क के आइन को बलाए ताक रख दिया, उसको एक तरफ रख के अपना निजाम कायम कर दिया और लोगों पे जबरदस्ती शुरू कर दी और अपनी एक खास अपने अपने फिरके का निजाम सब पे लागू कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको वहां पे ऑपरेशन करना पड़ा। तो वो लोग जो उस वक्त ये इस किस्म की बगलें बजा रहे थे कि हम किसी कीमत पे फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे, वो किधर गए फिर? वो तो हुकूमत में शामिल ही रहे, छोड़ी तो नहीं उन्होंने हुकूमत। अगर कुछ, मेरा ख्याल है कि वो फिर उस वक्त छोड़ देते अगर वो असूलों के पाबंद थे। ये हमारे ख्याल में नहीं होना चाहिए था, अब हो रहा है। आप पिछली हुकूमत के इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? जो तालिबान से मुज़ाकरात हुए थे, कई तालिबान को छोड़ा भी गया था, आपको याद है। पिछली हुकूमत के इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? ये वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने आपके मुल्क के शहरियों के सर काट के फौजियों समेत लोगों को ज़िबा किया हो और ज़िबा करने के बाद उनके सरों से फुटबॉल खेला हो, आप उनसे मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? आपने तो उनको सजा देनी है पकड़ के। और इसके ऊपर कंप्रोमाइज की बात कहता हूं कि सियासी मसलहत के लिए, वक्ती सियासी मुफाद के लिए हम मुल्क के आइन को भी कुर्बान कर देते हैं, हम मुल्क के कानून को भी बलाए ताक रख देते हैं। जो जिसने जुर्म किया है उसको अपने जुर्म की सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलेगी तो फिर यही सूरत हाल रहेगी जिसको हम देख रहे हैं। आप सजा दिलवा नहीं सकते और मुल्क में तफरीक इस कदर ज्यादा है कि कुछ मुजरिमों के साथ मिल जाते हैं और वो अपने सियासी बगले बजानी शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से तो फिर वही एक बात है कि अपना मुफाद अजीज है, कौम का मुफाद अजीज नहीं है। हमने कायद आज़म के इरशादात की तामील नहीं की, हमने इत्तेहाद, तंजीम और नज़्म ज़ब्त और ईमान पर चलना नहीं सीखा आज तक। हम अपने मुफाद की, हमारी बेहतरीन सबसे पावरफुल ड्राइविंग फोर्स हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट है।
ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल कि चाइना के इंजीनियर्स पर ये कोई तीसरा खुदकश हमला है, दासू में ये दूसरा खुदकश हमला है, ये पहला नहीं है, तो इसके बाद चाइना और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, चाइनीज एक बहुत आप कहें मुदब्बर मैच्योर हुकूमत है, पुख्ता कारी है उनके सियासत के अंदाज में, और वो कोई बच्चे नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस वाक़े से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मुतासर होंगे। मेरा ख्याल है कि ये अज़्म और ज़्यादा बढ़ेगा, मजबूत होगा कि हमें सिक्योरिटी के मामलात पर कंप्रोमाइज़ करने बंद कर देने चाहिए। हमें जहाँ जहाँ उनकी भी ये डिमांड है कि आप एक्शन लें, जहाँ जहाँ पे इस किस्म के बारूद के ज़खायर मौजूद हैं और जिन लोगों ने ये बारूद सप्लाई किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और बिला ताखीर होना चाहिए, और बिला रू रियायत होना चाहिए। उसके लिए किसी के दिल में कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए कि जी ये फिर लोग हमारे यहाँ अफसाने बनाने शुरू कर देते हैं ह्यूमन राइट्स के, और जुल्म सितम हो रहा है। आप देखें, जिन्होंने बारूद के साथ ये काम किया, बारूद सप्लाई किया, और गाड़ी से वो जब करीब आई बस तो जाती गाड़ी में बारूद फटा दिया। अभी तक तहकीकात होंगी, अभी तक ये कोई यकीनी बात नहीं है कि ये खुदकुश हमला था। ये रिमोट कंट्रोल हमला भी हो सकता है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, रिमोट कंट्रोल किसके पास था? हो सकता है ये उसी के पास हो जिसने वीडियो बना के अपलोड की हुई है जी। तो आखिर उसको पता था ना कुछ तभी वीडियो बनाता आ रहा था। हर एक तो वीडियो नहीं बनाता आता, तो और ये एक उनका तरीक़ेकार भी है। तो इसमें ये तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा इम्पॉसिबल या मुश्किल काम, नामुमकिन काम नहीं है। पता लगना चाहिए, और कोई भी हैसियत है ऐसे लोगों की जो उनको बारूद मुहैया कर रहे हैं या जिन्होंने बारूद स्टोर किया हुआ है, ज़खायर हैं, उनके ऊपर फौजी ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो कोई तामुल हुकूमत को नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, आपका अपना तजिया देने का और हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस देने का। तो नाज़रीन, हम ब्रिगेडियर साहब की आपने बातें सुनी, इनसे पहले हम नरेंद्र मोदी पे बात कर रहे थे, और हम खड़े थे जब वो वजीर आला पंजाब बने गुजरात के, यानी कि गुजरात के वो जब वजीर आला बने तो उन्होंने 2000 के करीब मुसलमानों के घर जलवा डाले और 2000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया। अब इस पे पूरी दुनिया में किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने ना उन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की, ना किसी ने इसकी मजम्मत की, ना किसी ह्यूमन राइट्स की एनजीओ ने बात की, ना किसी पाकिस्तान के मुसलमानों, दुनिया भर के मुसलमानों ने इसकी मजम्मत की। तो असल में बात क्या हुई, 2000 के करीब 1800 क्रिश्चियन खानदान थे जिनको इनके नरेंद्र मोदी के वजीर दाखिला थे राम मुखरचंद, शायद नाम मुझे एग्जैक्ट नाम याद ना हो पर राम करके नाम है उनका। तो वो राम मुखरचंद जो थे उन्होंने बाई फोर्स यानी कि अपनी ताकत के बलबूते पे उन्हें ईसाईयत से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करवा लिया था। यह बात जब निकली तो भूचाल मच गया और पूरी दुनिया की तंजीमें भी इंसानी हकूक की एक्टिव हो गई और पूरी दुनिया से मजम्मत भी इस बात की शुरू हो गई। इवन के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी एक्टिव हो गए और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को टेलीफोनिक कॉल की और उन्हें ये इस बात की मतलब इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया। और फिर इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये कहा कि आप नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क भिजवाएं ताकि हम उसकी हेयरिंग करें और उस हेयरिंग में ये डिसाइड करें कि उसने ये काम क्यों किया, इंसानी हकूक को पामाल क्यों किया। तो कत्लो गारत पे कोई नहीं बोला, इस पे बोले। जब वो उस पे कांग्रेस की हुकूमत थी इंडिया में, उन्होंने कहा जी कि मेरी कांग्रेस की हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी उसमें फॉल नहीं होते या वो मेरी हुक्म नहीं मानते, वो बीजेपी से उनका ताल्लुक है, तो लिहाजा वो मेरे कहने सुनने में नहीं है। ये लुबे लबाब आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने ये किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक मुकदमा इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी पर दर्ज करवा दिया मैनहट्टन थाना न्यूयॉर्क में। यह मुकदमा है, FIR दर्ज है और फिर इसकी कोर्ट की हेयरिंग हुई तो नरेंद्र मोदी को हुक्मनामा तलबी यानी कि वो वारंट भेजे गए जिसको हम वारंट कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी पेश ना हुए, उन्होंने अपने तौर पे जो भी सफारती जराए थे वो इस्तेमाल किए USA ने, मगर वो नरेंद्र मोदी पेश ना हुए। तो नरेंद्र मोदी को उसी कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया। जब इश्तिहारी करार दे दिया तो बात चलती रही, फाइल दब गई। तो कुछ अरसे के बाद
नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की हुकूमत चली गई और नरेंद्र मोदी भारी अक्सर से मुंतखब होकर वजीर आजम हिंदुस्तान बन गए। वजीर आजम हिंदुस्तान बनने के बाद आला सिफारती ताल्लुकात की बहाली और बढ़ाने के लिए अमेरिका से भी राब्ता हुआ। अमेरिका से राब्ता हुआ तो अमेरिका ने इनवाइट कर लिया नरेंद्र मोदी को। जब इनवाइट कर लिया तो नरेंद्र मोदी को रिसेप्शन जो है वो रेड कारपेट पे दिया गया। रेड कारपेट पे रिसेप्शन दिया गया। बाराक ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्हें जब ये रिसेप्शन दिया गया उसके अच्छा नरेंद्र मोदी को अमेरिका में बैन भी कर दिया गया था। वो जब मुकदमा दर्ज हुआ, जब वो इश्तिहारी में, तो अमेरिका विजिट के लिए बैन कर दिया गया था। पर वो जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बन के गए तो रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल हुआ। इस्तकबाल होने के बाद उनकी ना सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मुलाकात हुई, उनकी डिफरेंट मिनिस्टर्स से मुलाकात हुई, उनकी एक स्पीच कांग्रेस में दिखाई गई। कैपिटल हिल वो तशरीफ ले गए। कैपिटल हिल में उन्होंने जाके एक स्पीच की और स्पीच में उन्होंने अपनी मादरी ज़बान हिंदी में की। ये भी एक काबिल जिक्र बात है। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट अमेरिका से दरखास्त की कि मैं हिंदुस्तानी बिजनेसमैन जो अमेरिका में मौजूद हैं उनका एक डिनर करना चाहता हूं, उसके लिए हमें जगह दी जाए। उनको वाशिंगटन में उसी जगह पे जहां पे साबिक वजीर आजम इमरान खान ने वाशिंगटन डीसी में जलसा किया था पाकिस्तानियों का 2018 में जाके डीसी में, वहां पर ही नरेंद्र मोदी का अरेंजमेंट किया गया और 4800 यानी कि 5000 बिजनेसमैन फैमिलीज को उधर इनवाइट किया गया और वो जो डिनर पे अखराजात हुआ आए वो व्हाइट हाउस ने उठाए। नरेंद्र मोदी का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। ये है पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म में फर्क। इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो अपने मुल्क और अपने मिशन के लिए अपनी कोई भी चीज कुर्बान कर देते हैं। उनको एक मगरबी अहम मुल्क में इश्तिहारी करार दिया गया, फिर उसको उनका उसी इश्तिहारी का रेड कारपेट पे इस्तकबाल भी किया गया। फिर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी वजह शोहरत या मुंतखब होने की वजह ही ये समझते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाइयां करते रहे। आपको पता है उन्होंने एक तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह ना सिर्फ वो गिराई गई बल्कि ये भी बीजेपी के गुंडों ने गिराई थी, और बल्कि जब वाजपेयी थे उस वक्त वजीर आजम तो बीजेपी जो है आरएसएस के गुंडे जो हैं इन्होंने गिराई थी, वो मस्जिद शहीद की थी। तो मस्जिद शहीद करने के बाद तो अब जो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली मूव खेली है, वहां पे उन्होंने एक मंदिर की बुनियाद रख ली और मेरे ख्याल मंदिर कंप्लीट भी हो गया। उन्होंने आपको पता है कि पूरी दुनिया में उसकी नुमाइश की है, उधर पूरी दुनिया से उन्होंने लोगों को वहां मदऊ किया था उसके इफ्तिताह के मौके पर। अब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयां जो समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि हिंदुओं को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को अपने मज़मूम अज़ाइम का किसी तरीके से निशाना बनाया जाए और मज़मूम अज़ाइम का इस तरह निशाना बनाया जाए कि मेरी शोहरत जो है वो ज्यादा बढ़े और शोहरत बढ़ने से मैं दोबारा तीसरी दफा वजीर आजम मुंतखब हो जाऊं। इसलिए उन्होंने बजरिया अफगानिस्तान टीटीपी के जरिए उनको फंडिंग करके, उनको फंडिंग कर रही है, वो फंडिंग करके जो है पाकिस्तान में टारगेटेड हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अपने अंदरूनी क्राइसिस का भी शिकार है, पाकिस्तान सियासी क्राइसिस का भी शिकार है, पाकिस्तान माशी क्राइसिस का भी शिकार है, और इस टाइम पर ये हमले जो हैं वो इंतहाई नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को इसका बहुत जारहाना जवाब देना चाहिए, और ईरान जो है वो भी किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी शिक में या किसी ना किसी सिस्टम में इंडिया के साथ मुंसलिक है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। तो कहने का मकसद यह है कि अफगानिस्तान में टीटीपी तालिबान जो हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है, ईरान भी उनकी मतलब उनके ज़हन का अक्कासी करता है। तो पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी मुतात रहने की जरूरत है और पाकिस्तान को बहुत एग्रेसिवली इनका जवाब देने की जरूरत है। और ये चाइनीज पर हमला जो है ये चाइनीज पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान की शहरत पे हमला है, क्योंकि पाकिस्तान का डाई हार्ट सपोर्टर है चाइना और चाइना से ताल्लुकात खराब करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अब आपको पता है कि दासू डैम पे ये पहला हमला नहीं है चाइनीज पे, ये दूसरा हमला है। हालांकि 10 से 12 सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियां थी, वो यही किया जा सकता है सिक्योरिटी फुल प्रूफ फराहम की जाए, और क्या किया जा सकता है। फिर तो दूसरी बात यह नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दीजिए। अब 500 के करीब चाइनीज इस वक्त डिफरेंट तंसीबात पर काम कर रहे थे जिसमें डैम्स भी हैं, उनमें वो सारी तंसीबात पर काम रोक दिया गया है। अभी फिलहाल काम रोक दिया गया, जब आप मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे काम नहीं हो रहा। इस पर पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह साइन है और पाकिस्तान को इस वक्त मुख्य लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि
آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے چیلنجز جو ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اندرونی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، نمبر 1 مسئلہ جو ہے وہ سیاسی غیر استحکام ماحول جو ہے وہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اختلافات چھوڑ کر، تمام اپنے ایجنڈے چھوڑ کر، اپنے تمام معاملات کو ختم کر کے ایک ایجنڈے پہ آ جانا چاہیے اور سیکورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ میں اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس طرح نہ ہوا تو پاکستان مزید کرائسس کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میرا خیال سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے سیاسی مفادات کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی سیاسی تشہیر کو چھوڑ دینا چاہیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ یہ جو سرحد پار دشمن ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جا سکے۔ پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی فورسز کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور اس پروگرام کے حوالے سے دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔